The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। अब लोग अखबार नहीं पढ़ते ये कहकर अखबारों को खारिज करने की कोशिश होती रहती है, लेकिन तभी ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है जिससे भूचाल आ जाता है। और इस बार इस भूचाल का, इस सियासी भूचाल का केंद्र यहाँ से हजारों मील दूर अमेरिका में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें लिखी। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने भाजपा से जुड़े कम से कम 4 लोगों और ग्रुप्स पर कार्रवाई नहीं की ताकि भारत में उसके व्यापारिक हित प्रभावित न हो। इन लोगों को फेसबुक ने हिंसा में शामिल होने या हिंसा भड़काने के लिए फ्लैग भी किया था। ये बेहद गंभीर इल्जाम है। बड़ी खबर में आज इसी पर तसल्ली से बात होगी। इसके साथ ही बात होगी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया था। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। हम कहाँ गए थे? किसने मारा था? मोदी ने। क्या मारा था? कब की बात है? नहीं, हमने आपको वापस कर दिया था कि आप जाओ। क्या हुआ था? लखन के ना जाता रात वाला। ये सब अच्छी बात नहीं है। नहीं, गलत है तरीका। नहीं बनाऊंगा वीडियो बनाओ। ये अच्छा तरीका। बुढ़ा आदमी, एक बुढ़ा आदमी भैया, एक बुढ़ा आदमी ऐसे नहीं करना चाहिए ना। ये वीडियो यूपी के ललितपुर का है। इल्जाम है कि एक 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान से बांसी चौकी में पदस्थ एक पुलिस वाले ने मारपीट की, रौब दिखाया, 6000 रुपए ले लिए। बुजुर्ग का यह भी कहना है कि सरेआम उनका कान मरोड़ा गया। वीडियो वायरल हुआ तो ललितपुर एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया, जांच के आदेश भी दिए। बुजुर्ग की गलती क्या है ये भी जान लीजिए। उन पर गांव के एक शख्स ने इल्जाम लगाया कि बुजुर्ग के कुत्ते ने उनकी बकरी खा ली। इसके बाद बांसी चौकी से यादवेंद्र सिंह गुर्जर नाम के एक पुलिसकर्मी पहुंचे, गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी, सभी ग्रामीणों के सामने मारपीट की ऐसा इल्जाम है और फिर पैसे लिए। जब एक शिक्षक को इस मामले की जानकारी हुई तो वो पीड़ित बुजुर्ग को लेकर जखौरा थाना प्रभारी से मिले। आरोपी पुलिसकर्मी की शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई और तब काम आया सोशल मीडिया। ये छोटी सी घटना बताती है कि हम कितने बेबस हैं। फेसबुक ट्विटर ना हो तो गरीब आदमी की सुनवाई ना हो। जी वही फेसबुक जिस पर आज बड़ी खबर भी है। मामले की जांच का आदेश चाहते हैं तो वीडियो वायरल करिए, क्योंकि हमारी सरकारें अब लाइक, शेयर और कमेंट से चलती हैं। शायद लोगों की लिखी तहरीरें पढ़ने का पुलिस के पास वक्त नहीं होता। शायद वक्त मिला तो कार्रवाई कर दी, मगर कितनी ही कार्रवाइयां इस तरह का इंतजार करती हैं क्योंकि वायरल नहीं होती। ये था दिन का वीडियो। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 57,981 नए मामले सामने आए और 941 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के पार चला गया। इस बीच 57,584 मरीज ठीक भी हुए। इन सबको मिला दें तो भारत में कुल मामले हो गए हैं 26,47,663। कुल मौतें 50,921। ठीक हुए मरीजों की संख्या 19,19,842। आईसीएमआर के मुताबिक 16 अगस्त के दिन 7,31,697 टेस्ट किए गए। देश में अब तक 3,41,400 टेस्ट हो चुके हैं। बहुत सारे आंकड़े हो गए। अब आगे की खबर बताते हैं। 16 अगस्त को कोविड-19 के चलते मशहूर क्रिकेटर और अब राजनेता चेतन चौहान, उनकी मृत्यु हो गई। वो 73 साल के थे। क्रिकेट की दुनिया में बतौर ओपनर नाम कमाया। सुनील गावस्कर के पार्टनर थे। फिर पॉलिटिक्स में आए, बीजेपी से जुड़े। इन दिनों यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री थे। उनके पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड और सिविल सिक्योरिटी के प्रभार थे। चौहान योगी कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं जिनकी कोरोना वायरस के चलते मौत हुई। 2 अगस्त को तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की भी मौत कोविड-19 के चलते हो गई थी। 17 अगस्त की सुबह एक और खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक समरेश दास की मौत कोविड-19 के चलते हो गई। दास 74 साल के थे और पूर्वी मिदनापुर जिले की एग्रा विधानसभा से चुनाव जीते थे। जून में ही तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक तामुनाश घोष का भी कोविड-19 के चलते देहांत हुआ था।
आपने कोविड के चलते मौतों के सिलसिले के बारे में जाना। अब सिनेमा से जुड़ी एक बुरी खबर। निशिकांत कामत, डायरेक्टर और एक्टर, 17 अगस्त को दुनिया से चले गए। 50 साल के निशिकांत के लिवर का इलाज चल रहा था और वो हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनका नाम लेने पर ज़्यादातर लोगों को फोर्स, लाए भारी और रॉकी हैंडसम याद आएंगी, या फिर अजय देवगन वाली दृश्यम। ये फिल्में भी हिट रही, लोगों ने पसंद भी की, लेकिन हम कुछ और फिल्मों का जिक्र करना चाहेंगे जो आपको बताएंगी कि निशिकांत कामत में कितनी संभावनाएं थीं। पहला नाम है मदारी का, इरफान पाली मदारी। 2 फिल्में और खोज कर देखिएगा। 2005 में आई डोंबिवली फास्ट और 2008 में आई मुंबई मेरी जान। ये फिल्म मुंबई का कोलाज है, उस शहर की जिजीविषा का दस्तावेज। फिल्म ये दिखाती है कि बम ब्लास्ट ने आम लोगों की ज़िंदगी में कितने गहरे निशान छोड़े। अमूमन ऐसी फिल्में बड़ी घटनाओं पर एक सतही कमेंट्री बनकर रह जाती हैं, लेकिन निशिकांत बड़े करीने से अपने पात्र गढ़ते थे। एक सीन में एक दक्षिण भारतीय मजदूर इरफान ने जो रोल प्ले किया है, एक चाय के खोखे पर खड़ा है, उसे भूख लगती है, वो 2-3 रुपए देकर बिस्किट का एक पैकेट लेता है और वहीं सामने खड़ा एक अमीर यंग लड़का 90 रुपए में सिगरेट का पैकेट लेता है। इरफान का वो पात्र देखता ही रह जाता है। फिर फ़ोन पर बात करते हुए वो यंग लड़का हज़ारों रुपए का अपना महंगा सेलफोन गुस्से में आकर सड़क पर दे मारता है और कार चढ़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है। इरफान का कैरेक्टर जिस बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने ही वाला होता है, वो ये सीन देखकर सुन्न रह जाता है। बिना कुछ कहे हमारे समाज की असमानता स्क्रीन पर आ जाती है। इतनी बारीक चीज़ों को दिखाने वाली ये फिल्म निराशा के नोट पर ख़त्म नहीं होती, वो CID के उस गाने के साथ ख़त्म होती है जो मुंबई को लिखे लव लेटर की तरह है। ये है मुंबई मेरी जान, कि जैसा भी है लड़खड़ाता संभलता शहर आगे बढ़ता है। ज़िंदगी ऐसी ही होती है। निशिकांत की ज़िंदगी पूरी हो गई, उनके साथ तमाम संभावनाएं चली गई। दूसरी सुर्खी कश्मीर से है। बारामूला के खीरी इलाके में 17 अगस्त की सुबह आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी एक साझा टीम पर हमला किया। ये जवान नाका पार्टी का हिस्सा थे। हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस अफसर यानी SPO और CRPF के 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। इसके बाद बारामूला में सुरक्षा बलों की कार्रवाई शुरू हुई। दोपहर तक एक आतंकवादी मार गिराया गया था और एक AK-47 बरामद हुई थी। तीसरी सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि JEE इसकी तारीख को आगे बढ़ाने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी। 11 राज्यों के 11 छात्रों ने मिलकर एक याचिका लगाई थी। इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा परीक्षाओं के नोटिस को चुनौती दी गई थी। NTA भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए परीक्षाएं करवाता है। याचिकाकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण के अलावा बिहार, असम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों के छात्रों की तकलीफ का हवाला दिया था। जहां फिलहाल बाढ़ आई है, ऐसी जगहों का हवाला दिया था। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रशासन के आश्वासन को माना कि परीक्षाएं करवाते वक्त सावधानी बरती जाएगी। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ज़्यादा देर तक खतरे में नहीं रखा जा सकता और ये कहकर याचिका खारिज कर दी। तो अब साफ है कि परीक्षाएं होंगी, तो आप भी तारीखें नोट कर लीजिए। JEE मेन होगा 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 को, नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर 2020 को और JEE एडवांस्ड 27 सितंबर 2020 को। अगली सुर्खी, आज भारत और नेपाल के बीच एक उच्च स्तर की बैठक हुई। ये बैठक भारत और नेपाल के बीच 2016 से चले आ रहे ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत हुई। इसका मकसद होता है नेपाल में भारत द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी इस ओवरसाइट मैकेनिज्म के साझा अध्यक्ष हैं और उन्हीं के बीच बैठक हुई। इसका मकसद प्रकट तौर पर विकास कार्यों पर बात करना था, लेकिन लिपुलेख कालापानी सीमा विवाद के बाद शुरू हुई तल्खी के माहौल में इस बैठक को एक अच्छे संकेत की तरह देखा जा रहा है। आखिरी सुर्खी एक राज्यपाल से जुड़ी है, नागालैंड के गवर्नर RN रवि। इससे पहले कि आप सोचें कि हम आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक और झगड़े की कहानी सुनाने जा रहे हैं, रवि का पूरा परिचय दे देते हैं। रवि भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। उससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से स्पेशल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। 2014 से 2017 तक ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। नागा गुटों के साथ वो भारत सरकार के मुख्य वार्ताकार भी हैं। वो इस पद पर तब भी थे जब 2015 में नागा शांति समझौते के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हुए थे। वो इस पद पर तब भी रहे जब उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये आपको बताता है कि केंद्र ने रवि को कितने बड़े काम में लगाया था। तो RN रवि और नागालैंड जब भी एक वाक्य में आए, ध्यान से सुनना चाहिए।
नागागोट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा इन्होंने 16 अगस्त को एक बयान दिया। कहा कि वार्ताकार के पास पीएम का मैंडेट होता है। चूंकि रवि के चलते बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए पीएम ने आईबी को भी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी बातचीत का मैंडेट दिया है। इससे पहले आरएन रवि ने 15 अगस्त के अपने संबोधन में इन गुटों पर निशाना साधा था। नागा शांति समझौता 2015 से लटका है क्योंकि नागा गुट और केंद्र सरकार कई बातों पर सहमत नहीं हो पा रहे। मिसाल के लिए नागालैंड के लिए अलग से झंडा, ये नागा गुट की मांग है। नागा गुट शांति समझौते के तहत उन इलाकों को भी लाना चाहते हैं जो वो नागा प्रभाव वाला मानते हैं, जबकि ये इलाके दूसरे राज्यों में हैं। अगर ऐसा हुआ तो शांति समझौते का असर पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार इन मांगों को लेकर बेहद सतर्क है। इस नागा गुट, जिसका नाम NSCN है, इसके बयान के पहले भी ये ओपन सीक्रेट था कि नागा गुटों और रवि के बीच आपस में नहीं बन रही। नागा गुट उन्हें वार्ताकार के पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। नागा शांति समझौते पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हम बढ़ते हैं अब सुर्खियों से दिन की बड़ी खबर की तरफ। 14 अगस्त 2020 अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक स्टोरी छपी, बायलाइन न्यू ली पुर्नेल और जेफ हॉर्विट्ज की। इस लेख में दावा किया गया कि फेसबुक ने कथित रूप से हेट स्पीच देने वाले भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि बकौल फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंकी दास, बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने से फेसबुक इंडिया के बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया का भारत के समाज और राजनीति पर कितना असर है, उस पर एक ललित निबंध लिखा जाए तो वो हमारे समय की डायरी की तरह लगने लगेगा। हर छोटी जानकारी, सुख दुख प्रमाण सहित वहां दर्ज होगा। पहले फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों और युवाओं का खेल समझे जाते थे, लेकिन अब वहां मम्मी पापा भी हैं और कुछ दादा दादी भी, और इतने पॉपुलर हैं कि आपको उनके जितने फॉलोअर लाने में पसीना आ जाए। लेकिन क्या इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाली कंपनियां मुनाफे के चक्कर में नफरत पर अंकुश लगाने से परहेज कर रही हैं या सिलेक्टेड हो रही हैं? क्या ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट कहलाने वाली ये कंपनियां बिगाड़ के डर से ईमान की बातें कहने से बच रही हैं? इन सवालों को टटोलने का वक्त आ गया है। लेकिन पहले आपको पूरा मामला बताते हैं, जिसके लिए हमारे साथी सिद्धांत मोहन ने रिसर्च की। सबसे पहला नाम तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह का। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में राजा सिंह का नाम आता है। लिखा गया कि अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कथित तौर पर दावा किया था उन्होंने कि रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को गोली मार देनी चाहिए। साथ ही उन्हें देशद्रोही करार देने के साथ ही मस्जिदों को गिरा देने की बात भी उन्होंने अपनी कथित फेसबुक पोस्ट में कही। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि फेसबुक ने अपनी जांच में राजा सिंह की पोस्ट को आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला माना। साथ ही ये भी पाया कि टी राजा सिंह की फेसबुक पोस्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दंगे भड़क सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेसबुक इस तरह के नफरती कंटेंट डालने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई करता है, वही कार्रवाई टी राजा सिंह के खिलाफ करने के बारे में बात हुई। उन्हें फेसबुक से बैन करने की बात हुई। लेकिन टी राजा सिंह अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। फेसबुक के कुछ पुराने और कुछ मौजूदा कर्मचारियों से बातचीत के आधार पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अंकी दास ने फेसबुक के हेट स्पीच रूल को टी राजा सिंह और अन्य 3 हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं पर लागू करने से इनकार कर दिया। अंकी दास फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं। अखबार के लेख में आगे कहा गया कि अंकी दास ने कर्मचारियों से कहा कि नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेताओं पर यदि कार्रवाई की जाती है तो फेसबुक के इंडिया में बिजनेस का नुकसान होगा। जिस समय भारत में तबलीगी जमात को कथित तौर पर कोरोना फैलाने का दोषी कहा जा रहा था, उस समय भाजपा के कुछ नेताओं ने मुस्लिमों पर कोरोना जिहाद करने जैसी पोस्ट फेसबुक पर लिखी थी। और इस अखबारी लेख के मुताबिक ऐसी पोस्ट लिखने वाले नेताओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी रिपोर्ट में जिक्र है कि साल 2017 में अंकी दास ने मोदी की प्रशंसा में एक लेख भी लिखा था। इस लेख में फेसबुक के लाइक वाला थम्स अप वाला चिन्ह लगा था। बाद में इसी लेख को नरेंद्र मोदी ने अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप पर भी शेयर किया था। अप्रैल 2019 यानी लोकसभा चुनाव के दौरान फेसबुक ने कहा कि उसने पाकिस्तान मिलिट्री और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी गैर प्रामाणिक या अनवेरिफाइड पेज को डिलीट कर दिया। अखबार के मुताबिक फेसबुक ने तब भाजपा से जुड़े ऐसे कई सारे पेज भी डिलीट किए थे, लेकिन अंकी दास के कहने पर इन पेजों को डिलीट करने की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। फरवरी 2020 में भाजपा के नेता कपिल मिश्र मौजपुर चौक पर पहुंचकर भाषण दे रहे थे। कहा गया कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने में कपिल मिश्रा के भाषणों की भी भूमिका थी, इस तरह का इल्जाम लगा। कपिल मिश्र का ये भाषण फेसबुक पर अपलोड किया गया। फेसबुक ने वीडियो तो हटाया, लेकिन कपिल मिश्र का वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट बरकरार रहने दिया। वो भी तब जब जून 2020 में मार्क जकरबर्ग ने बिना नाम लिए कपिल मिश्र के केस का उदाहरण दिया था
और कहा था कि खुद के हाथों में कानून लेने की बात करना हिंसा भड़काने का परफेक्ट उदाहरण है। इन सब शिकायतों पर फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक की प्रवक्ता एंडी स्टोन ने जवाब दिया, कहा कि टी राजा सिंह पर कार्रवाई करने से राजनीतिक दलों पर दिक्कत हो सकती है। ऐसी चिंता अंखी दास ने जाहिर की थी, लेकिन सिर्फ अंखी दास की आपत्ति की वजह से टी राजा सिंह को फेसबुक पर रहने दिया गया, ऐसा नहीं है। हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि टी राजा सिंह को प्रतिबंधित किया जाए या नहीं। जब अपनी रिपोर्ट के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक से संपर्क किया तो फेसबुक ने टी राजा सिंह के पेज से जुड़ी कई सारी चीजें डिलीट कर दी। साथ ही अखबार ने जब लोकसभा सांसद अनंत कुमार हेगड़े द्वारा कोरोना जिहाद पर किए पोस्ट पर फेसबुक से सवाल पूछा तो फेसबुक ने अनंत कुमार हेगड़े द्वारा किए गए पोस्टों को भी डिलीट किया। ये सारा मैटर सामने आया तो विपक्ष को मौका मिला, कांग्रेस को मौका मिला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो फेक न्यूज और हेट का प्रसार कर रहे हैं ताकि उन्हें चुनाव में इसका लाभ मिले। ये कहते हुए राहुल गांधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल भी चस्पा कर दिए। इस पर जवाब आया भाजपा नेता और देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा कि जो हारे हुए लोग खुद की पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे, वो भाजपा और आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर प्रसाद ने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर आंकड़ों के साथ खेल रही थी और अब उसी कांग्रेस में हमारे ऊपर सवाल उठाने का बूता है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जब कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे थे उस समय वो ये बात शायद भूल गए कि कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवा लेने वालों में बस कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी शामिल थी और मौजूदा वक्त में भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल जेडीयू भी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आने के बाद लोकसभा के सांसद और संसदीय आईटी कमेटी के प्रमुख शशि थरूर ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय स्थायी समिति इस मुद्दे पर निश्चित रूप से फेसबुक का पक्ष जानने की इच्छा रखती है और ये भी कि भारत में हेट स्पीच के मुद्दे को रोकने के लिए फेसबुक क्या कर सकता है। इस मुद्दे पर लोकसभा के सांसद और भाजपा के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख भी लिखा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वामपंथियों और कांग्रेसियों में फेसबुक को लेकर रोष है, जो खुद वामपंथियों और कांग्रेसियों की तरफ झुकी हुई संस्था है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो बवाल हुआ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फेसबुक ने कुछ लोगों के विचारों को अपने प्लेटफॉर्म पर रहने दिया। पकौल राठौड़ सिंगापुर और अमेरिका में कंजर्वेटिव विचारधाराओं को रोकने के लिए कैसे फेसबुक को सवालों का सामना करना पड़ रहा है और भारत में फेसबुक ने वामपंथी और कांग्रेसी विचारों से अलग सभी विचारों को कैसे फेक न्यूज का बनावटी लेबल लगाकर फिल्टर किया है, इस पर बात होनी चाहिए। अपने लेख में राठौड़ ने कैम्ब्रिज एनालिटिका का उदाहरण दिया और कहा कि कैसे इस पूरे मामले को चुपके से दबा दिया गया था। क्या इससे पहले फेसबुक ने कभी हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई की? एलेक्स जोन्स अमेरिकी रेडियो शो होस्ट हैं, दक्षिणपंथी नेता हैं। अमेरिका में गोरी चमड़ी वाले लोगों का दबदबा होना चाहिए, वो ऐसा दावा करते रहे। 2018 में उनके ऐसे कई दावों को लेकर सबसे पहले यूट्यूब ने उनके वीडियो पर प्रतिबंध लगाया, फिर फेसबुक ने उनकी कई पोस्ट डिलीट की और 30 दिन बाद अकाउंट बंद कर दिया। कुछ दिनों के भीतर ही फेसबुक ने एलेक्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। एक उदाहरण लुई फराह खान का भी है। अमेरिकी धार्मिक नेता हैं, नेशन और इस्लाम नाम के संगठन के मुखिया। उन्होंने यहूदियों की तुलना दीमकों से की, तो सबसे पहले ट्विटर ने उन पर प्रतिबंध लगाया, फिर फेसबुक ने। क्या सोशल मीडिया कंपनियां सरकारों या संगठनों के दबाव में काम कर सकती हैं? ये भी एक सवाल है जो आपके मन में उठ सकता है। ऐसा कहा जा सकता है। गूगल के उदाहरण से समझिए। गूगल ने साल 2006 में चीन में अपने सर्च इंजन सेवा की शुरुआत की और सरकार के दबाव में सर्च रिजल्ट बदलने भी शुरू किए। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में छपी खबर के मुताबिक चीनी नागरिक जब गूगल पर सर्च करते थे तो उन्हें फ्री तिब्बत और डेमोक्रेसी जैसे शब्द सर्च रिजल्ट में नहीं दिखते थे। सर्च में लिखा होता था कि कई परिणाम सरकार के कहने पर नहीं दिखाए जा रहे। तो ये बहस अब लंबी खींचने वाली है। दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उनके प्लेटफॉर्म फेक न्यूज़ और भड़काऊ कंटेंट की रीच शांत की अपील से कहीं ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा बढ़ाई रहती है। ये कभी कभी पूरी तरह से साबित भी नहीं हो पाया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर इस सवाल को दोबारा प्रासंगिक बनाती है, खासकर इसलिए कि ये बात हमारे देश से जुड़ी है और भारत किस कदर फेक न्यूज़ और हेट स्पीच का शिकार है। ये जानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस अपना फ़ोन एक बार चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह का कंटेंट दिखता है, आप तक आता है। तो ज़रूरत है इस पर देशव्यापी बहस हो, एक पारदर्शी नीति बने और ये सोशल मीडिया कंपनियां भी अपनी पॉलिसी को लेकर सामने आए। अंखी दास पर कुछ इल्ज़ाम लगे, फेसबुक उस पर अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच उन्हें कई हिंसक धमकियां भी मिल रही हैं।
16 अगस्त की रात अंकीदास ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज की। कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। अंकीदास ने 4 पन्नों की रिपोर्ट में, अपनी शिकायती रिपोर्ट में, उन फेसबुक और ट्विटर खातों का पता भी दिया जिनसे उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा विरोध है जिसमें किसी व्यक्ति पर इल्जाम लगता है तो उस पर भद्दे ढंग से कमेंट होने लगता है। अब बात करेंगे सेहत की, बात करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया। क्या है ये NDHM या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या इलाज चल रहा है, कोई बीमारी पहले तो नहीं थी, पहले कभी टेस्ट हुए, अगर हुए तो उनके कागज दिखाओ, रिपोर्टें दिखाओ। और हम भी अपने पॉलीथीन से, बैग से निकाल के पर्चों के पुलिंदे खंगालते रहते हैं। कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, कभी नहीं मिलता। डॉक्टर साहब फिर से टेस्ट लिख देते हैं। कुल मिलाकर बीमार की परेशानी, तीमारदारों की परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में ख्वाहिश होती है कि कितना अच्छा हो कि कोई हमारी दवा दारू के सारे पर्चे सहेज ले और जरूरत पड़ने पर दे दे। ऐसी ही कुछ मुश्किलें आसान करना चाहता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस मिशन में एक हेल्थ आईडी बनाने का प्लान है। इस आईडी में आपकी हेल्थ को लेकर सारी जानकारी स्टोर रहेगी, मतलब मरीज की पूरी हेल्थ कुंडली तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आपकी हर चिकित्सा जांच, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कब कौन सी दवा दी और क्या रिपोर्ट्स थी, ये सारी जानकारी इस एक स्वास्थ्य पहचान पत्र में स्टोर रहेंगी। इस हेल्थ आईडी को बनवाने के लिए इंसान को अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, पता, उम्र, इसके अलावा मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का नंबर बताना होगा। इन सबको मिलाकर एक यूनिक हेल्थ आईडी जनरेट की जाएगी, यानी बनाई जाएगी। इस यूनिक आईडी के जरिए ही वो शख्स अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी अपलोड कर सकेगा। अब जानिए कि काम कैसे करेगा। हेल्थ आईडी के लिए रजिस्टर करने वाले को एक यूनिक आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र मिलेगा। ये आधार जैसा ही होगा। इसके जरिए किसी भी मरीज की निजी मेडिकल हिस्ट्री पता चल सकेगी। यानी अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे और आपको कोई जांच रिपोर्ट या पर्ची ले जाना भूल गए या नहीं भी ले गए तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी आपके हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी। डॉक्टर आपकी आईडी से ये जान सकेंगे कि आपको पहले कौन सी बीमारी रही, क्या इलाज हुआ और आपकी पिछली रिपोर्ट्स में क्या आया। सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर में रखा जाएगा। इसमें सिर्फ मरीज ही नहीं, इलाज करने वाले और दूसरे पक्षों को भी जोड़ा जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के प्लेटफॉर्म पर अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर, टेलीमेडिसिन कंपनियां, लैब और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को भी लाया जाएगा और इनका पंजीकरण भी होगा। तो क्या इसे बनवाना जरूरी होगा? नहीं, इसे जो चाहें वो बनवाएं, जो ना चाहें ना बनवाएं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार जो भी अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स की जानकारी देकर हेल्थ आईडी बनवाना चाहते हैं उन्हें ये सुविधा दी जाएगी। अभी सरकार इसे सबके लिए अनिवार्य नहीं करेगी, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आधार कार्ड की तरह धीरे धीरे सभी लोग इस सिस्टम में भी आ जाएं, जिससे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रखना आसान हो जाए। सरकार का मानना है कि इससे आयुष्मान भारत मिशन के तहत मुफ्त या सस्ता इलाज मुहैया कराना भी आसान होगा। सरकार का कहना है कि जो लोग इसमें रजिस्टर नहीं कराएंगे उन्हें भी सभी सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी। ये योजना बस सुविधाओं को ज्यादा व्यवस्थित करने का एक प्रयास भर है। क्या ऐसा करने वाला भारत अकेला देश है? नहीं, भारत से पहले ऐसी एक योजना 2005 में ब्रिटेन ने शुरू की थी। इसे वहां पर नेशनल हेल्थ सर्विस ने शुरू किया था। 2010 तक पूरा करने का टारगेट था। लोगों ने अपनी हेल्थ आईडी बनवाई और हॉस्पिटल ने इसे अपने डेटाबेस में शामिल भी किया, लेकिन मामला बीच में ठप हो गया। ये प्रोग्राम ब्रिटेन की सरकार को इतना महंगा पड़ा कि बंद करे जाते वक्त इस पर 12 बिलियन पाउंड यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसे दुनिया का सबसे महंगा आईटी फेल्योर प्रोजेक्ट कहा गया। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक इस योजना में किए गए बार बार के बदलाव और सप्लायर के बीच में आए टकराव के चलते प्रोजेक्ट बरसों पिछड़ गया और यही इसके फेल होने की सबसे बड़ी वजह बनी। जहां तक बात अपने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की है तो इसकी कल्पना नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में की गई थी। इसे 2020 में साकार करने का बीड़ा उठाया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि दूरदराज के लोगों तक इस मिशन को ले जाना चुनौती भरा काम है। साथ ही डेटा को सुरक्षित रखना एक बड़ा चैलेंज है। इस मिशन के बारे में हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। हमारे साथ इस वक्त एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा हैं। स्वागत है सर आपका। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी घोषणा की है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। ये घोषणा जिस पूरे इंतजाम के बारे में बात करती है, ये क्यों जरूरी है और इसकी क्या यूटिलिटी होगी हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहाँ जाके फिट होगा?
मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, क्योंकि आप देखिए इस समय पूरी दुनिया में हम लोग सारी चीज़ों में डिजिटल क्रांति की तरफ जा रहे हैं। और ये जो एक घोषणा हुई है, ये मुझे लगता है कि पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए अभी भी हम काफ़ी देर नहीं हुई है, और ये एक शायद रिवॉल्यूशन सिद्ध होने वाला है मेडिकल हेल्थ में। अब मैं एक इसको जरा जो साधारण आदमी समझ सकता है, देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, लेकिन साधारण आदमी के लिए इसमें क्या सुविधा हो सकती है और क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। देखिए एक सबसे बड़ी चीज है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी बीमारी बताते हैं, आप कई बार अपने पर्चे ले जाना भूल जाते हैं, या आपसे पुराने पर्चे मांगे जाते हैं तो आप कहते हैं कि साहब हमें नहीं मालूम है, मुझे डॉक्टर ने दी थी एक सफेद गोली थी, एक ऐसी गोली थी और मैंने वो खाई और मुझे आराम आई या नहीं आई, या मेरी पिछली जांच हुई थी उसके पर्चे खो गए, मुझे नहीं मालूम है मेरे आज से 2 साल पहले मेरा ब्लड लेवल क्या था शुगर का, या मेरे ईसीजी क्या था। तो एक अगर हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे एक डिजिटल सिस्टम है, तो आपके जितने हेल्थ रिकॉर्ड हैं वो एक जगह रहेंगे, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, आप हिंदुस्तान में कहीं भी हैं, आप वहां से पासवर्ड के द्वारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखिए क्या होता है, जैसे अमेरिका जैसे देश में, या आप जाइए ब्रिटेन में जाइए, तो क्या होता है कि आप जहाँ फिजिशियन के पास जाते हैं, आपने बताया कि साहब मुझे ये दिक्कत है, आप अपना कुछ नहीं लेके जाते हैं, उसके पास आपके सारे रिकॉर्ड होते हैं, आपको कब इम्यूनाइजेशन हुआ, कब कौन सा टीका दिया गया, कब क्या दवाई दी गई। तो उससे क्या होता है, बीमारी को समझने में बहुत आसानी रहती है, आपके रिकॉर्ड नहीं खोते हैं। और आगे जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप जहां से भी दवाई लेते हैं, जिस फार्मेसी से, तो डॉक्टर किसी पर्चे पे नहीं लिखता है, तो उससे मिसयूज की संभावना कम होती है, खोने की संभावना कम होती है। आपकी दवाइयां सीधे के सीधे उस फार्मेसी पे इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इनको ये दवाइयां देनी है और इतने दिन की देनी है। देखिए इसमें सब फायदा ये है कि आपको पर्चा खोने का डर नहीं है और मिसयूज का नहीं है। मिसयूज का मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस कितना ज्यादा बढ़ गया है। अभी मैं एक दुकान पे जाऊंगा, मैंने 5 दिन की दवाई ले ली उसी पर्चे से, फिर मैं दूसरी दुकान पे जाऊंगा उसी पर्चे से, फिर 5 दिन की ले ली, फिर 10 दिन की ले ली। ये सारी चीजें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपका सारा कुछ रिकॉर्ड रहेगा और सुविधा बहुत बढ़ जाएगी। आप दिल्ली रहें, आप चेन्नई रहें, आप मुंबई रहें, आपके रिकॉर्ड आपके साथ हमेशा होंगे। एक चीज तो उससे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ केयर बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हमें मालूम रहेगा अच्छा इस मरीज ने ये दवाई खाई थी और ये प्रोग्रेस इसकी हुई है, सेटिस्फैक्टरी ये नहीं है। ये तो क्लिनिकल उसमें जजमेंट में और रिकॉर्ड में बहुत छोटी सी चीज है। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप रिसर्च को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो क्वालिटी ऑफ केयर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा इसका ये फायदा होने वाला है। कुछ लोगों का कंसर्न अब इसमें आ जाएगा, लोग कहते हैं कि साहब हमारी प्राइवेसी को लेके खतरा है। या मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि बहुत लोगों ने इस तरह के मतलब डाउट उनके दिमाग में है कि हमारी बहुत सेंसिटिव डिटेल्स अगर सेंट्रलाइज्ड एक जगह पे सर्वर पे सेव होंगी तो क्या वो सेफ है, इतने सेंसिटिव रिकॉर्ड्स, क्योंकि लोगों की मेडिकल हिस्ट्री है वो। देखिए ऐसा है कि आज का जो समय है, आज का जो वक्त है, उसमें सारी चीज डिजिटल हो रही है। कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एक से एक बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कंट्री की डिफेंस की हो, चाहे आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हो, सारी की सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं और उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं जो बड़े सेफ्टी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं। दूसरी इसमें चीज ये आती है कि जो आपके रिकॉर्ड हैं, कोई भी आदमी जब भी एक्सेस कर पाएगा जब आप उसको परमिशन देंगे। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे अमेरिका में एक कानून लागू है, हिप्पा करके बोलते हैं उसको, तो उससे आपकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को, मैं अगर डॉक्टर हूँ, आप मुझे दिखाते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेगी, और कल को आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं वो इन्फॉर्मेशन दूसरे डॉक्टर को रिलीज नहीं करूंगा। तो इस तरीके के कई सारे सेफ्टी के उसमें लेवल्स होते हैं और चेक्स होते हैं। तो पूरा जो कंट्रोल है, मुझे लगता है कि पूरा कंट्रोल मरीज के पास रहता है, और डॉक्टर केवल जब लॉ द्वारा, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और हमें अदालत कह दी कि नहीं इस चीज की जानकारी आपको देनी है, जो कि विभिन्न कानूनी कारणों से होती है, तो वहां पर डॉक्टर बाध्य होता देने के लिए। अदरवाइज वो जब तक संबंधित व्यक्ति की कोई उसमें कंसेंट नहीं है, वो किसी को भी वो जानकारी नहीं देगा। अगर रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल की जाती है तो उससे सारे आइडेंटिफायर हटा दिए जाते हैं, ताकि आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा ये उस अमुक व्यक्ति की जानकारी है। लाइक अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे इस सिटी में कितने लोग हाइपरटेंशन की दवाई पर हैं,
तो मुझे सिर्फ उतना डाटा मिलेगा कि इस एज ग्रुप में इतने लोग हैं, इस एज ग्रुप में इतने लोग हैं, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पिन पॉइंट कर पाऊँ वो रिसर्च के लिए नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, लेकिन उसके लिए बड़े सेफ्टी, देखिए अमेरिका जैसे कंट्रीज में कई सालों से अभी पद्धति अपनाई जा रही है। किसी डॉक्टर के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन पैड नहीं है, किसी अस्पताल में आप जाइए आपको कागज नहीं ले जाने हैं, कुछ नहीं करना है। तो जब वो सिक्योर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं सिक्योर कर सकते हैं? उनके नेटवर्क, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन तो काम कर रहे हैं। आप अगर अमेरिका जैसे कंट्री में जाइए जहाँ सब कुछ डिजिटल है, तो उसका सेफ्टी कौन देख रहा है? हमारे जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो देख रहे हैं, तो हम भी कर लेंगे। मुझे नहीं लगता, मैं तो ये कहूँगा ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो देशवासियों को सौगात दी है, इसके रिजल्ट्स आपको आज से 5 और 10 साल बाद मालूम चलेंगे कितनी बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसके परिणाम सामने आएंगे। एक आखिरी सवाल हम ये करना चाहते हैं, सिंस आपने कुछ ग्लोबल मॉडल्स का उदाहरण दिया है सर, अमेरिका का आप बता रहे थे, ब्रिटेन में एनएचएस ने इसको करने की कोशिश की थी लेकिन वो उतने अच्छी तरह से हो नहीं पाया। तो वैसी गलतियां अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा देश भी है और हमारी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। देखिए हमारे इसको मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा, जब हमारे यहाँ आधार लागू किया गया था तभी भी लोगों के बहुत सारे कंसर्न थे। और आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो आधार वाला सिस्टम है, देखिए 1.3 अरब की हमारी जनसंख्या है और उस जनसंख्या में अधिकांश लोगों के पास है जिसमें आधार का वो लोग उपयोग कर रहे हैं, और वो डाटा देखा जाए तो करीब करीब पूर्णतः सुरक्षित है। ऐसा कोई बहुत बड़ा मिसयूज का आज तक उसका नहीं हमें दिखाई दिया। तो हमें ये लगता है कि हमारे देश के पास ये प्रतिभा है। देखिए डिजिटल जब आप कोई चीज करते हैं तो आपके पास कैपेसिटी कितनी है और लोगों के पास क्षमता कितनी है। हमारा देश भी बहुत युवा है, अगर आप हमारी जनसंख्या देखेंगे तो इसमें युवा लोग बहुत हैं, और जितने युवा हैं वो बहुत टैक सेवी हैं। पूरी दुनिया को हम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, पूरी दुनिया को हम ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए इसके लिए आपको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए, और वहाँ मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छी कैपेसिटी है और इसमें हम सफल होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इसमें कोई समस्या नहीं देखता हूँ। जो भी चीज़ें आएंगी उनको सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसका जो फायदा है अगर आप देखें तो वो इतना ज़्यादा है कि छोटी मोटी समस्याओं के लिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। उनका जरूर आएंगी तो सोल्यूशन भी निकलेगा। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। हमने आपसे पिछले ललन टॉप शो में जिक्र किया था अपनी एक नई पहल का, पहल जिसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। विदेश में बसे भारतीय या फिर कुछ भारतीयों ने पूछा कि क्या भारतवंशी भी इसमें हो सकते हैं, जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले बस गए और अब उन देशों के नागरिक हैं। तो वो सब लोग जो विदेश में हैं और जिनका भारत से नेह का, संस्कार का, किसी भी तरह का नाता है, उन सब के लिए ललन टॉप की ये नई पहल है तेरा तुझको अर्पण। हमारे देश को आपकी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। आप अपने देशवासियों से अपनी एक्सपर्ट फील्ड के बारे में जो राय साझा करना चाहते हो तो उसके लिए ललन टॉप का ये नया मंच है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तेरा तुझको अर्पण कैंपेन से जुड़ी बाकी जानकारी मिल जाएगी।